हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एमटीएच स्टडी सेंटर पर स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का आज लास्ट पार्ट है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। पहला टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में वस्तु के सभी स्थितियों के लिए हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीख चुके हैं। आज सीखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण ले रखा है, ये हो गया इसका मुख आज, ठीक है। इसका दाहिना तरफ होता है फोकस और वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वस्तु हम लोग कहाँ लेंगे, वस्तु जब भी लेंगे तो बायां साइड लेंगे, है ना, यानी कि जिधर परावर्तक सतह है, इसका परावर्तक सतह देखिए, तो यहाँ पे एक हम लोग वस्तु लिया है, ठीक है। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है ना। तो एक किरण हम लोग लेंगे, वो लेंगे मुख अक्ष के समानांतर किरण, मुख अक्ष के समानांतर किरण, ठीक है। ये अच्छा, मुख अक्ष के जो समानांतर किरणें होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इधर चल गया, लेकिन ये देखने में हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रहा है, एफ से आ रहा है। कहां से आ रहा है, एफ से आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये किरण ऐसे गया और इधर लौटकर चला गया, लेकिन हम लोग को देखने में लग रहा है कि एफ से आ रहा है। दूसरा किरण हम लोग लेंगे जो वक्रता केंद्र पर आपतित होती है ना, इस तरह से ऐसा किरण लेंगे जो वक्रता केंद्र पर आपतित होगी, ठीक है। यही देखिए यहां तक जाएगा, लेकिन हम लोग को लगेगा कि ये आपतित कहां होगा, वक्रता केंद्र पर आपतित होगा। कहां होगा, वक्रता केंद्र पर। देखिए, तो जो किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है वो वापस उसी पथ पर लौट जाती है ना। तो ये लौट गया, ये वस्तु था, इसका हम लोग नाम दे देंगे ए और बी, ठीक है। इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बना है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से मुख अक्ष पर एक डॉट डॉट से मिला लेंगे, या सीधा भी मिला लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये था वस्तु ए बी और ये इसका प्रतिबिंब बना है ना। और यहाँ पे देखिए किरणें वास्तविक में नहीं कटा है, तो ये प्रतिबिंब जो बना, ये प्रतिबिंब कैसा बना, तो ये प्रतिबिंब बना काल्पनिक। तो प्रतिबिंब बनाने के बाद उसका प्राकृतिक लिखना बहुत जरूरी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गया कि प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे। देखिए वस्तु इधर सामने रखे और प्रतिबिंब यहाँ बना दर्पण के पीछे। और कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक होता है तो सीधा, देखिए वस्तु भी ऊपर का है, प्रतिबिंब भी, और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है ना। तो उत्तल दर्पण में वस्तु जब भी रहता है तो दर्पण के सामने कहीं भी रखिएगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। सभी स्थितियों के लिए इसमें प्रतिबिंब समान होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिबिंब बनाना हम लोग अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों दर्पण में सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दोनों दर्पणों का उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहला होता है हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण का मतलब होता है सैलून में, है ना। सैलून में देखिए पहले क्या होता था, अब तो सब लोग दाढ़ी बढ़ा कर रखते हैं, लेकिन पहले जो है लोग एकदम दाढ़ी चिकना रखते थे, है ना। तो इस वजह से एकदम थोड़ा सा भी ना छूटे, ये पता ना चले, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखाता है तो उसका सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। तो सैलून में जो चेयर लगाता है वो दर्पण और फोकस के बीच में रखता है, जिससे हम लोग का सीधा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे बिल्कुल एक भी बाल छूटेगा नहीं, वो पता चल जाता है, ठीक है। तो हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। दूसरा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। हेडलाइट देखिए, हेडलाइट का बनावट जो होता है कुछ इस तरह का होता है ना, इधर से ऐसे होता है और ऐसे होता है, ठीक है। और इसमें लगा होता है अवतल दर्पण। यहाँ पे देखिए बल्ब लग जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, बल्ब लग जाता है, इस तरह से बल्ब लग जाता है ना। ये बल्ब से लाइट देखिए, कुछ लाइट ऐसे भी प्रकाश निकलेगी, किरण ऐसे भी निकलेगा, ऐसा भी निकलेगा, कुछ ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, है ना, और ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा। लेकिन ये वाला जो दर्पण है ये दर्पण होता है और ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है। और बॉल को कुछ ऐसा फिक्स किया जाता है कि ये फोकस पर रहता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस से जो भी किरणें निकलती है, जो भी किरणें
निकलती है, वो अवतल दर्पण पर जब पड़ता है तो मुख अक्ष के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। तो यहां से किरण देखिए ऐसे पड़ेगा और ये ऐसे समानांतर हो जाएगा, यहाँ ऐसे पड़ेगा और ऐसे समानांतर हो जाएगा, यहाँ भी पड़ेगा ऐसे समानांतर हो जाएगा, यहाँ भी पड़ेगा ऐसे समानांतर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को एकदम सीधा दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। तो टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा है डॉक्टरी दर्पण के रूप में। डॉक्टरी दर्पण का मतलब है कि डॉक्टर लोग जो नाक और कान इस सब का डॉक्टर होते हैं, तो देखिए हम लोग को जब देखना रहता है, मान के चलिए कान में, तो टॉर्च ऐसे ले जाके देखेगा तो क्या होगा, उसका सिर भी सामने आ जाएगा, तो देखने में कठिनाई होगा। तो इसलिए वहां पे अवतल दर्पण लगाते हैं ना। अवतल दर्पण देखिए यहाँ ऐसे पट्टी की तरह बांध लेते हैं ना, और उधर से जो किरण आता है यहाँ पड़ता है और सीधे क्या कर देता है, एकदम कान में फोकसित कर देता है ना, जिससे उसको देखने में सुविधा होता है। तो डॉक्टरी दर्पण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद है सौर भट्टियों में। भट्टी का मतलब चूल्हा होता है ना, और वैसा चूल्हा जो सौर से चलता है, मतलब सूरज की ऊर्जा से चलता है ना। तो सूर्य से जो ऊर्जा आता है, सूर्य से जो किरणें आती है वो समानांतर आती है, और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो भी किरणें समानांतर आती है उसके एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। तो जब एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा या फोकसित कर देगा तो वहां पे एकदम पूरा ऊर्जा यानी पूरा गर्मी हीट होगा कि नहीं, तो उसी हीट का उपयोग किया जाता है सौर भट्टियों में, ठीक है। तो ये रहा अवतल दर्पण का मोटा मोटी उपयोग, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर का मतलब क्या समझते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं तो ऐसे रहता है जिसमें पीछे वाला दिखाई देता है ना। तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो छोटा बनने के कारण और सीधा बनता है, इससे क्या होता है कि पीछे से आने वाले बहुत से बड़ा क्षेत्र को वो कैप्चर कर लेता है ना। यदि बड़ा प्रतिबिंब बनता तो पूरा क्षेत्र को कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनता है तो पीछे का बहुत से क्षेत्र को कैप्चर कर लेता है, और जिससे जो चालक होते हैं उनको पीछे की चीजों को देखने में सुविधा होता है। तो ये होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है चिन्ह परिपाटी, है ना। ये देखिए है चिन्ह परिपाटी। ये मान लीजिए कि दर्पण है और ये इसका मुख अक्ष है ना। तो दर्पण जब भी आपतित किरण आता है तो इधर से ही आता है ना। तो मान के चलिए कि इधर से आपतित किरण कोई आ रहा है ऐसे, है ना। तो ये रहा दर्पण। तो दर्पण से जितना भी बाईं ओर की दूरियां होगा, दर्पण से जितना भी बाईं ओर की दूरियां होगा, बाईं ओर की दूरी, दर्पण से बाईं ओर की दूरी जितना भी होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। और दर्पण से दाहिना ओर की जितना भी दूरी होता है वो प्लस में होता है। दाहिना ओर की दूरी, समझ गए। उसी तरह से मुख अक्ष से जब ऊपर जाएंगे, मुख अक्ष से ऊपर जाएंगे, है ना, ऊंचाई तो प्लस में, और यदि मुख अक्ष से नीचे आएंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, माइनस में। बस इतने याद रखना है। मुख अक्ष से ऊपर जाना है तो प्लस में, नीचे आना है तो माइनस में। यदि दर्पण से दाहिना साइड जाना है तो प्लस में, और बायां साइड जाना है तो माइनस में। बस इतना ही याद रखना है। इतना में ही चिन्ह परिपाटी समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसी के मदद से हमने यहाँ पे कुछ लिख भी रखा है, ठीक है। जैसे वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि वस्तु जब भी रखाता है तो दर्पण से बाईं ओर रखाता है तो माइनस में होता है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के लिए, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो जब भी वास्तविक बनता है तो बायां साइड बनता है तो उसका दूरी होगा माइनस में, और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी जब भी होगा तो इधर बनेगा तो प्लस में होगा। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु हम लोग जब भी रखते हैं तो मुख अक्ष के ऊपर सीधा रखते हैं तो वो प्लस में होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो नीचे की ओर बनता है उल्टा, तो माइनस में होगा। और यदि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो ऊपर की ओर बनता है तो उसका ऊंचाई होगा प्लस में, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों होता है दाहिना साइड, तो दोनों होगा प्लस में। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों होता है बायां साइड, तो दोनों होगा माइनस में, ठीक है। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, वास्तविक कोई भी प्रतिबिंब हो प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से लिखते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं, ठीक है। और फोकस दूरी को छोटा f से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को बड़ा R या छोटा r कुछ से भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग बड़ा R से लिखते हैं, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी समाप्त हो गया।
है ना। आगे जब आंकिक प्रश्न हम लोग हल करेंगे तो आज चिन्ह परिपाटी का बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। टॉपिक जो है वो है दर्पण सूत्र, है ना। तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी, तीनों में एक संबंध होता है, तीनों में एक संबंध होता है। और उस तीनों में जो संबंध होता है उसको हम लोग एक सूत्र से दिखाते हैं ना, और उसी सूत्र को कहा जाता है दर्पण सूत्र, ठीक है ना। देखिए जैसे प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं और फोकस दूरी को F से लिखते हैं, और तीनों में जो संबंध दर्शाने वाला सूत्र है उसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ठीक है। अच्छा यहां से देखिए ये जो F है, F बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, F बराबर होता है R/2, ठीक है ना। तो यहां से यदि एक सूत्र हम लोग और बनाए तो 1/V हो जाएगा, 1/U हो जाएगा बराबर 1/F के जगह पर R/2 लिख सकते हैं, R/2, तो 2 ऊपर जाएगा, है ना। तो 2 1 से गुना हो जाएगा, तो 1 से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना। 2 गुना 1 करेंगे तो यहां से ये भी हम लोग सूत्र लिख सकते हैं, 1/V प्लस 1/U बराबर 2/R, ठीक है। तो ये है हमारा दर्पण सूत्र, है ना। और इसी से हम लोग इस तरह भी सूत्र एक और बना सकते हैं, है ना। और ये सूत्र को भी याद रखना है, ये वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है, समझ गए। ये आंकिक प्रश्न को हल करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, समझ गए। अब एक टॉपिक हम लोग को और बच गया है, वो है आवर्धन, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आवर्धन की ओर। तो ये चैप्टर का हम लोग का अंतिम टॉपिक बचा है आवर्धन, ठीक है। तो आवर्धन को आज हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझने वाले हैं, है ना। आवर्धन होता क्या है, आवर्धन का ऐसे डिफिनेशन होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, इतना तो आप लोग जानते होंगे भी, है ना। लेकिन आज आवर्धन को हम लोग कुछ अलग ढंग से समझने वाले हैं ना। आवर्धन एक थोड़ा नया वर्ड है ना। आवर्धन का मतलब क्या होता है, तो आवर्धन का मतलब होता है कि कोई भी संख्या में जो उसका गुणात्मक वृद्धि होता है, ठीक है ना, जो गुणात्मक वृद्धि होता है उसी को कहते हैं आवर्धन, ठीक है। एक एग्जाम्पल से यहां आप लोग समझिए, जैसे एक संख्या पहले था 4, ठीक है, अब ये बढ़कर कितना हो गया 8, ठीक है ना। यदि हम लोग आपसे हम पूछे कि ये संख्या में कितना वृद्धि हुआ तो दो तरह से जवाब दे सकते हैं। एक तो आप इसका अंतर निकाल कर बता सकते हैं कि सर 8 था, 4 था पहले, अब 8 हो गया तो 4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। लेकिन ये गुणात्मक वृद्धि नहीं हुआ। गुणात्मक वृद्धि का मतलब हुआ कि कै गुना बढ़ गया, तो पहले था 4 और अब हो गया 8। तो यानी किसी भी संख्या के गुणात्मक वृद्धि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या अब हो गया है ना, चेंज होने के बाद उसको लिखेंगे ऊपर, और जो था पहले उसको लिखेंगे नीचे, ठीक है ना। तो देखिए अब ये हो गया है बढ़कर 8, तो 8 लिखे ऊपर, और पहले था ये 4, तो 4 लिखे नीचे। अब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, नीचे तो 1 नहीं लिखाता है, तो कै गुना वृद्धि हो गया, 2 गुना वृद्धि हो गया, ठीक है। कै गुना वृद्धि हो गया, 2 गुना। तो जो गुणात्मक वृद्धि होता है उसी को कहते हैं हम लोग आवर्धन, ठीक है। अब एक सवाल यहां से आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या हमेशा बढ़ता ही है, कभी घट भी तो सकता है, तो हाँ बिल्कुल घट सकता है, लेकिन उसको भी हम लोग कहेंगे कि गुणात्मक वृद्धि है। कैसे, मान के चलिए कि एक था 12, ठीक है ना, और ये छोटा होकर हो गया 4, ठीक है ना, तो कितना गुना बढ़ा, तो इसको कैसे निकालना है, जो अब बचा, अब कितना हो गया है, 4 हो गया है, पहले कितना था 12 था, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना गुना वृद्धि हुआ, तो 1/3 गुना वृद्धि हुआ। कितना गुना वृद्धि हुआ, 1/3 गुना वृद्धि हुआ, है ना। एक्चुअली में ये क्या हो गया, 1/3 गुना करेंगे तो छोटा ही हो जाएगा ना, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1/3 गुना बढ़ा, या इसको 1/3 बोलते हैं, ठीक है। तो गुणात्मक वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, है ना। तो यहां हम लोग किस चीज का आवर्धन का बात कर रहे हैं, तो वस्तु का, है ना, कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है सो कितना गुना बढ़ जाता है या कितना गुना घट जाता है, उसी को कहते हैं आवर्धन, ठीक है ना। तो आवर्धन का हम लोग यहाँ पे
सूत्र लिख सकते हैं, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। समझ गए, बटा में जो करते हैं उसी को अनुपात कहते हैं ना। जैसे यहाँ देखिए ये 2 गुना है तो ये अनुपात है, कैसे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1, यानी 2:1 है। 1/3 है, इसका मतलब 1:3 है, ठीक है ना। अब आवर्धन को हम लोग एम से लिखते हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऐसे हम लोग शॉर्ट में एच डैश से दिखाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को एच से दिखाते हैं, ठीक है। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन यहां से अभी हम लोग एक सूत्र और प्रूफ करने वाले हैं, है ना। तो चलिए एक सूत्र और हम लोग प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक हमने यहाँ पे अवतल दर्पण लिया है, अवतल दर्पण लिया है, ठीक है। और अवतल दर्पण पर देखिए फोकस और सी के बीच एक वस्तु रखे हैं, है ना। आप दूसरा जगह भी वस्तु रख सकते हैं। देखिए ये वस्तु रखा है और यहां से देखिए ये किरण ये ऐसे लिए मुख अक्ष के समानांतर, ठीक है। और ये दर्पण से जब परावर्तन हुआ तो कहां से जाएगा, एफ से होकर जाएगा। कहां से जाएगा, एफ से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये जा रहा है ना। ऐसे तो हम बना रखे, बनाने की जरूरत नहीं है ना। और दूसरा एक और किरण लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या होता है, 2 किरण की जरूरत होती है। एक किरण देखिए ऐसे ली, ये आया कहाँ, पोल पर, है ना, ध्रुव पर। तो ध्रुव पर जितना डिग्री का कोण बना के आया उतना डिग्री का कोण बनाकर इस तरह से निकल गया और ये दोनों किरण यहाँ काटे, तो यहाँ पे क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया, है ना। क्योंकि आवर्धन का जो सूत्र होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु से संबंधित है, इसीलिए हमने एक वस्तु लिया और इसका यहाँ एक प्रतिबिंब बना, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं ना। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को ज्यामिति का ज्ञान होना चाहिए, है ना। यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो मैं आप लोग को एक चैलेंज देता हूं कि एकदम आप लोग को हम अच्छी तरह से ज्यामिति सिखाने वाले हैं यहाँ, है ना। फुल एकदम ज्यामिति बताया जाएगा, ठीक है। 9th क्लास का भी पढ़ाएंगे और 10th क्लास का भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज्यामिति से हम लोग इसको सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 2 त्रिभुज है, 2 ऐसे तो बहुत सा त्रिभुज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 त्रिभुज ले रहे हैं ना। एक त्रिभुज देखिए ये वाला ले रहे हैं, ये सीधे गया यहां तक और ये आया ऐसे और ये आया ऐसे, है ना। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए डैश बी डैश, क्या है, ए डैश बी डैश और यहाँ क्या है, पी है, ठीक है। और दूसरा जो त्रिभुज है वो दूसरा त्रिभुज कौन है, ए बी पी, क्या है, ए बी पी, है ना। और ये दोनों त्रिभुज समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप, क्यों समरूप है, समरूप होने के लिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण जो है ना संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यदि 2 कोण भी बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना। तो यदि 2 कोण बराबर हो जाएगा किसी भी त्रिभुज का तो वो दोनों त्रिभुज कहलाते हैं समरूप। समरूप का मतलब होता है जिसका रूप एक जैसा हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कैसे है, तो देखिए ये वाला कोण देखिए इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश पी में ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी क्या है, 90 डिग्री है ना। तो यहां से हम लोग लिख भी सकते हैं। अच्छा इसको हम लोग नाम देते हैं, ये मान लीजिए कोण 1 है ना, और ये मान लिया जाए कोण 2 है और ये मान लिया जाए कोण 3 है, और इसमें ये मान लिया जाए 4 है और ये मान लिया जाए 5 है, ये मान लिया जाए 6 है, कोण का नाम दे दिए, है ना। तो दोनों त्रिभुज से ध्यान से देखिए तो कोण 1 और कोण 4 क्या, कोण 1 और कोण 4 दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, मतलब सम कोण है ना। अच्छा देखिए ये 3 और 6 जो कोण है, ये कोण 3 और ये कोण 6 दोनों क्या है, दोनों एक है आपतन कोण और एक है परावर्तन कोण, तो दोनों बराबर होता है। तो यहां से लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 6, क्यों, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, है ना। तो इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो, इसीलिए यहां लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी और त्रिभुज ए बी पी समरूप है, क्या है, समरूप है। अब देखिए समरूप होता है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। यदि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, और नहीं तो जैसे ही 10th क्लास का हम लोग ज्यामिति सीखेंगे मैथ में, वहां आप लोग और भी इसको
क्लियर समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो संगत भुजा कौन हुआ? संगत माने साथी, संगत माने साथी। तो ध्यान से देखिए, इसको मिलेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो इसके संगत कौन है? ए बी। हमने नाम भी वैसा ही रखा है, देखिए ए डैश बी डैश ले रहे हैं, शुरू वाला दोनों लेटर, तो यहां भी क्या लेंगे? ए बी लेंगे, है ना। तो ए डैश बी डैश बटा में होगा ए बी, ठीक है। चलिए, अब तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ सिर्फ काम करना है ये वाला रेखा पर, दूरी इसी से नपाता है, इसीलिए हम लोग तीसरा जो कर्म उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तीनों बराबर होता है तो कोई दो को भी ले सकते हैं। अब दूसरा देखिए, ये वाला हम लोग लेंगे, ए डैश पी, क्या लेंगे? ए डैश पी। ध्यान से देखिए, पहला और अंतिम वाला लिए, तो यहां भी पहला और अंतिम लीजिए, ए और पी लीजिए, ए और पी, ठीक है। अब चलिए, अब चील परिपाटी से हम लोग सबका मान रखिए, सबका मान रखिए। देखिए ए डैश बी डैश ये क्या है? तो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, वास्तविक है ना। और जब मुंह खच के नीचे होता है तो माइनस में लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं इसको एच डैश, इसको किस में लेंगे? माइनस में। ए बी देखिए मुंह खच के ऊपर है, वस्तु की ऊंचाई, इसको लिखते हैं एच से, और इसको लेंगे हम लोग प्लस में, बराबर ए डैश पी, ए डैश पी। ध्यान से देखिए, ए डैश पी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां प्रतिबिंब न बन रहा है, तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक, तो प्रतिबिंब की दूरी होगा माइनस में, ठीक है। अब आ जाइए ए पी, ए से लेकर पी, ये हो गया वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस में। अब यहां से देखिए, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से हो गया माइनस एच डैश एच बराबर भी बटा यू, ठीक है। अब देखिए एच डैश बटा एच, माइनस को माइनस रहने दीजिए, एच डैश बटा एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम, समीकरण एक से, यहाँ हो जाएगा एम बराबर हो जाएगा भी बटा यू, है ना। अब ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस भी बटा यू, है ना। तो यहां से हमने आवर्धन का एक सूत्र और प्रूव कर दिया, है ना। ये सूत्र क्या होता है? तो एम बराबर होता है माइनस भी बाय यू, ये दोनों दर्पण के लिए है, ठीक है। तो एकदम समझ में आया? यदि समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो चलिए, ये चैप्टर हम लोग का यही समाप्त हो गया। अब अंकित प्रश्न बचा है न्यूमेरिकल, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। और एक चीज और है, इसमें हमने आप लोग को दर्पण सूत्र बताया है ना, उस दर्पण सूत्र को भी हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ए बराबर माइनस भी बटा यू प्रूव किए, उस तरह से दर्पण सूत्र को भी प्रूव करके आप लोग को बताएंगे, एक एकदम सेपरेट उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।